नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज का सच उस सिस्टम का जो आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है। आज का सच उस जिम्मेदारों की जिम्मेदारी का जिनके जिम्मे लोगों को सुविधा मुहैया करवाना रहता है, जिसके वो हकदार होते हैं। क्या 21वीं सदी के भारत में लोगों को एक अदद सड़क नहीं मिलनी चाहिए? क्या इलाज के लिए एक समुचित व्यवस्था वाला अस्पताल नहीं होना चाहिए? एक नागरिक के लिए ये बेसिक चीज तो होनी चाहिए। और बड़ा सवाल कि क्या गर्भ में पल रहे एक बच्चे को इस दुनिया में आने का अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि उस बच्चे के जन्म के लिए उसकी मां को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं है, हमारी सड़क नहीं। मध्य प्रदेश में ऐसी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मामले अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में सिस्टम इतना लचर क्यों है, जिससे कई गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने से पहले ही मौत के मुंह में चली जाती हैं। देश के मुकाबले एमपी मातृ और शिशु स्वास्थ्य के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है, और मौत पर मौत का समाधान क्या है? जांच पर जांच। दूसरी जो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो स्टोरी लेकर आए हैं, पीएम मोदी के बिहार दौरे और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध से जुड़ी। पीएम मोदी आज मोतिहारी में पहुंचे थे, भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने जंगल राज का जिक्र नहीं किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले कहीं गोलीबारी तो कहीं मर्डर, ऐसा क्यों? और चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में अचानक क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया है? बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। मध्य प्रदेश। 3 दिन पहले मंगलवार को आपको एमपी के रीवा की एक खबर हमने दिखाई थी, जिसमें एक गर्भवती महिला इलाज के अभाव में अपने अजन्मे बच्चे के साथ दम तोड़ देती है। महिला के ससुराल से जवा तहसील में बने अस्पताल तक आने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से महिला अपने मायके आ गई थी, ससुराल से मायके आ गई थी। गर्भावस्था के दौरान न आखिरी महीने में चल रही महिला का मायके में अचानक तबीयत खराब होती है, जिसके बाद उसे घर से परिजन अस्पताल के लिए लेकर निकलते हैं। लेकिन गांव से कुछ ही दूरी पर बह रही महाना नदी के पुल पर पानी ओवरफ्लो होने की वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद उसे पार नहीं किया जा सका। वही नदी किनारे तकरीबन 2-3 घंटे तक महिला तड़पती रही और उसकी जान चली गई। यहां तक कि पूरी तस्वीरें और खबर हमने आपको उस दिन बताया था, दिखाई थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से ही आपसे वायदा किया है, कहते आए हैं कि सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, उसकी तह तक जाना, उसका फॉलो अप करना, उसकी हकीकत आप तक पहुंचाना, यह हमारी जिम्मेदारी है, न्यूज 24 की जिम्मेदारी है। लिहाजा न्यूज 24 की टीम प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर रीवा के बरहटा गांव के पास पहुंचकर उस जगह से उसने वो इन्वेस्टिगेट किया है, वो रिपोर्टिंग की है, जहां उस महिला की मौत हो गई थी। हमारी टीम ने इस दौरान यह भी जानने की कोशिश की कि उस इलाके में आज हालात क्या हैं। सबसे पहले आप वही उसी ग्राउंड पर चलिए जहां हमारी टीम पहुंची है, जहां महिला ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया था। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने रीवा के जवा तहसील के बरहटा गांव जाने के लिए एक बोलेरो का सहारा लिया। बोलेरो से हमारी टीम बरहटा गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले महाना नदी पर बने पुल तक पहुंची। यहां पहुंचने के बाद जो तस्वीरें दिखी वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। पुल पर कई फीट तक पानी ओवरफ्लो हो रहा था। इतना पानी की बोलेरो जैसी गाड़ी भी आगे नहीं जा सकती थी। हमारी नहीं जा पाएगी सर, तो कस के जा पाएगी सर। वही बात है कि इतनी मुश्किल भरा ये सफर है जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं, क्योंकि श्री रानी कौल नाम की जो महिला है, उस महिला गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। जिस वक्त मैं जो पुल पर खड़ा हूं, उस पुल के हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यही वो पुल है, महाना नदी का पुल, जिस पुल पर पानी था रविवार के दिन। और उस जगह जो कि बरहटा गांव है, जो ठीक सामने दिख रहा है पुल के उस तरफ, वहां से
जो महिला है, गर्भवती महिला को लेके आया जाता है, लेकिन पुल के उस तरफ ये हिस्से पर आने जाने का रास्ता पूरा बंद इसी तरह का दिखता है, जो कि आज भी मैं यहां पहुंचा हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि पुल पे बहुत पानी है, लोग यहां से निकल नहीं सकते, एम्बुलेंस इस दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच सकती। यही वो महाना नदी का पुल है जहां पर महिला तड़पती रही और 2 घंटे तड़पने के बाद उसकी, गर्भवती महिला की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। वो बराहटा से ऑटो से आई, ऑटो के आने के बाद उस गांव में एक पुलिया और पड़ती है, वो जो छोटी पुलिया वो भी ओवरफ्लो चल रही थी, तो उसको किसी तरह उसने वहां से निकाला। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आए तो यहाँ वो लोग 3 घंटे बैठी रही, वो पीपल के पेड़ के पास 3 घंटे बैठी रही, तड़पती रही, और तड़पने के बाद वहां से किसी तरह मतलब इस गांव से किसी झोला छाप डॉक्टर को वो ट्रैक्टर से लेके गए, बड़ी मुश्किलों से। उस तरफ, हाँ, उस तरफ लेके गए ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर से लेके गए वहां से, तो उसने उसकी मतलब वहां देखा होगा उसने, तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, सांसें थम चुकी थी। और ये जो बरहटा गांव है जहां पर हम दिखाने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहे थे, इतनी दूर से हम यहां आए इस गांव तक पहुंचने की, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती देखिए कि रास्ता तो बंद है, साथ में पुल में बंद है, जिससे दूसरे हिस्से पर न्यूज 24 नहीं पहुंच सक रहा है। जानने की कोशिश कर रहे थे गांव में और भी कैसी महिलाएं हैं जो गर्भवती महिलाएं जिनको काफी परेशानी होती है। परेशानी ऐसी कि कोई तड़प तड़प कर मर भी जाए तो ना ही शासन को कोई फर्क पड़ता है और ना ही प्रशासन के कान पर जू रेंगती है। मानो यहाँ के लोगों की यही किस्मत बन गई हो। और ये कहानी 1-2 साल की नहीं बल्कि लगभग हर साल की है। हर साल इस जगह पर कई गर्भवती महिलाएं अपने अजन्मे बच्चे के साथ दम तोड़ देती हैं। कई घटना हो चुकी सर यहाँ पर, ये 2-3 घटना हो चुकी है। हर साल बाढ़ में आते हैं तो हर साल वो होती है सर। आस पास में हम लोग यहाँ सुनते ही रहते हैं जब जब बाढ़ आती है तो। आया कि नहीं गाड़ी वाड़ी लेके प्रशासन का अधिकारी? कोई नहीं आता है, सब सो रहे हैं ये। अच्छा, देखने ही नहीं आया अंदर? कोई न देखने न कोई सुनने। एक तो कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर नहीं आया है, और गलती से कोई आ भी जाता है तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। हमारी टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद और घंटों इंतजार करने के बाद भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई। निराश होकर हमारी टीम को पीड़ित परिवार से मिले बिना ही वापस आने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन न्यूज 24 की टीम ने अपनी अगली कोशिश जारी रखी। आगे ये जानने की कोशिश में हम लग गए कि अगर कोई मरीज और उसका परिवार जैसे तैसे महाना नदी का पुल क्रॉस करके आगे बढ़ भी जाता है तो फिर उसे इलाज के लिए जिस अस्पताल में जाना पड़ेगा वो किस हालत में है। गांव के दूसरे हिस्से पे सबसे नजदीक जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इसे इस तरह से यहाँ कौन पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो पहुंचने के बाद जो यहाँ पर स्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें भी जो नज़र आती हैं, जिनके दावे तो किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह हैं, हर गांव में हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये होता है कि ये जो है यहाँ पर ताला नज़र आपको आएगा। और ये पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, पुता भी है, लेकिन इसको तैयार करने पे जितना भी सरकार ने खर्च किया होगा पैसा, लेकिन उस खर्च के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह की इलाज की सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं। ताला लगा हुआ है, कोई भी स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है। यानी एक तो गांव से निकलकर किसी के लिए भी पुल पार करना बहुत मुश्किल है, और पुल पार कर किसी तरह अस्पताल तक पहुंच गए तो देखिए वो अस्पताल भी बंद मिला। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के लोगों की समस्या कितनी बड़ी है। अब यहां से हमारी टीम वापस जवा तहसील के लिए निकली, लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ी, सामने टमस नदी पर बना पुल ओवरफ्लो नजर आया, जिसके किनारे पहले से ही कई लोग फंसे हुए थे। इस पूरे 7 किलोमीटर के दायरे में जवा से लेकर बरहटा तक 2 पुल हैं, एक टमस नदी का और दूसरा महाना नदी का, और दोनों पुल इस वक्त ओवरफ्लो हैं। और यहाँ पर न्यूज 24 पहुंचा है, और बीच रास्ते में हम खुद इसी बीच रास्ते में फंस चुके हैं, जहां से जवा तक का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोनों तरफ के जो पुल हैं, जो 1 से 2 किलोमीटर के रास्ते में बने हुए पुल हैं, इन दोनों पुलों पर पानी है, और हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं इस इंतजार में कि आखिरकार इस पुल का पानी कब खत्म होगा, कब यहाँ पर कम होगा और हम यहाँ से पहुँचेंगे जवा, ताकि आगे का रास्ता तय कर सकें। लेकिन इस पूरे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक नहीं बल्कि 40 गांव के लोग हैं वो जो यहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस इलाके के लोगों का क्या हाल होता होगा,
इस दौरान किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उससे कैसे निपटेंगे? स्थानीय लोगों की माने तो ऐसे हालत में कई लोग इलाज और दवा ना मिल पाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। महिला यहाँ पे गर्भवती हो जाती है, दवाई बिगुर मर जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हो वो भी दवाई बिना मर जाते हैं। यहाँ पे अस्पताल नगमा गांव में नहीं है, कोई भी दवाई बिना पब्लिक मर जाती है। अब ये खाने पीने का सब्जी अब्जी नहीं आ रही यहाँ से। इलाज भी नहीं, इलाज ये कहाँ से इलाज से होगी? कोई हॉस्पिटल नहीं है, सास की कौनो सास की नहीं है। कल नदी बढ़ने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसी के अभाव में बरहटा गांव की गर्भवती प्रिया रानी कौल अपने अजन्मे बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चली गई। हमारी टीम तमाम कोशिशों के बावजूद उनके घर तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस दिन क्या हुआ था उनके पिता की जुबानी सुनिए। अस्पताल न पहुंचे कारण है ना, बेटी हमारी डिलीवरी रही, चक्कर आ गया। वो के बाद भैया बुलान ऑटो के ले जाइए अस्पताल, लेके चलन तो भैया नदी बाढ़ ही रही तो भैया घंटा 2 घंटा लग गया। हमको में तो सहारा नहीं मिला भैया। डॉक्टर बुलान तो भैया डॉक्टर बोला कि भैया जीवन नहीं है। कितनी देर परेशान रहे पुल में? 1.5 घंटा परेशान रहे। नदी बाढ़ ही रही, फिर डॉक्टर गांव से बुलवान लूप गांव से, तब फिर आवाज जात घंटा 2 घंटा लगिन गया। इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं। पहले दिन जिलाधिकारी ने जांच की बात कही थी, लिहाजा हमारी टीम फिर पहुंची। हमारी टीम उनसे 6 दिन बाद फिर ये जानने पहुंची कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हैरान करने वाला है। आप भी सुनिए। बारिश के दौरान जो नदी नालों में पानी की मात्रा ज्यादा है और खासकर इस पर्टिकुलर केस के लिए जो है वो ब्रिज से रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या कारण है कि ब्रिज बना हुआ है लेकिन ब्रिज के दोनों तरफ की अप्रोच जो एक तरफ रीवा जिले में आती है और एक तरफ मैयर जिले में आती है, तो उसमें अप्रोच ना बन पाने के कारण शायद कुछ केसेस में न्यायालय से स्टे है, इस कारण से उसकी अप्रोच रोड भी कंप्लीट नहीं थी। ये भी एक कारण प्रथम दृष्टया सामने आया है और प्रयास किया जा रहा है कि इस नाले की अप्रोच रोड जल्दी से जल्दी कैसे बने, इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब एक और रिपोर्ट मांगी गई है, यानी एक गर्भवती महिला की मौत की जिम्मेदारी फिर से किसी और के सिर फेर दी गई। बरहटा गांव की प्रिया रानी कौल से पहले इसी महीने की तारीख को रीवा के ही बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गुहिया गांव में सड़क नहीं होने की वजह से एक महिला को समय पर इलाज नहीं मिला था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। महिला को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और उसने बिना इलाज के दम तोड़ दिया। इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार के पास है। एमपी सरकार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ रीवा विधानसभा से विधायक राजेंद्र शुक्ला से न्यूज 24 ने इस पूरे मुद्दे पर बात की। दोनों मामलों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। बाढ़ के कारण कभी कभी किसी पुल में पानी आ जाने के कारण एक घटना हुई है जिसमें कि वो लोग पार नहीं हो पाए और बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो दोनों मामलों में न सिर्फ उसकी गहराई पे जाके उसकी जांच करना, समझना और फिर उस पर यदि किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उस पर कार्रवाई करना, ये करेंगे होगा। अब इस जांच से क्या निकलेगा वो तो भगवान ही जाने, लेकिन सरकार की अनदेखी और अव्यवस्था की वजहों से जो मौत हुई है उसकी जवाबदेही किसकी है, इसका कोई जवाब नहीं है। जांच पर जांच। ये एक तो घटना तो चलो हाल ही की है, लेकिन हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश का हाल बहुत ही बुरा है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के मामले में देश में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में एमपी का भी नाम है। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर से जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस की 2022 की रिपोर्ट हमने जब खंगाली तो एमपी में शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 40 दर्ज हुई है, जबकि देश की IMR है 26। पिछले दशक के रुझानों की बात करें तो 2013 में भारत का IMR, पूरे भारत का IMR 40 था, 40। अब 2022 में यह घटकर 26 हो गया, 35% की कमी आई।
बच्चों की मृत्यु दर में। वहीं एमपी का आईएमआर 2013 में लगभग 53 था, जो 40 पर आ गया, 40 पे आ गया 2022 में। अब इससे यह तो साफ है कि मध्य प्रदेश की प्रगति धीमी है और पिछड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर मेल 39 है, जबकि फीमेल शिशु मृत्यु दर 40 है। इसका मतलब ये आपको समझाते हैं कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लड़कों की तुलना में एक लड़की की अधिक मृत्यु हो रही है। इसे अगर क्षेत्र वाइज देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मेल शिशु मृत्यु दर 42 और फीमेल शिशु मृत्यु दर 44 है। एमपी के शहर में मेल शिशु मृत्यु दर 28 और फीमेल शिशु मृत्यु दर 27 है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर 1 लाख प्रसव में, यानी कि 1 लाख में, हर 1 लाख में 159 माताएं और हर 1000 जन्म में 40 नवजात अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा है जो समय पर इलाज, संसाधन और सुरक्षित प्रसव सुविधाओं के अभाव में अपनों को खो देते हैं। वो बच्चा एक नई जिंदगी जिसे आना था, उसको भी खो देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब दूसरे सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं। रुक करते हैं बिहार का, जहां इन दिनों सियासी बहार है, लेकिन सियासी माहौल बहुत गर्म है। बिहार के लिए चुनावी साल है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों तरफ से चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार दौरे पर थे। पीएम मोदी ने इस दौरे में मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया। 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जिसमें रेलवे, सड़क, आईटी, आवास की योजनाएं हैं। उनके भाषण में बिहार के विकास, चंपारण की ऐतिहासिकता और केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दी गई वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को आरजेडी और कांग्रेस से बचाकर रखना। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर सियासी हमला भी किया। पीएम ने लालू राज पर हमला करते हुए कहा कि वो लालटेन का दौर था, ये नई रोशनी का बिहार है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। सुनिए। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला तो किया, कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को भी निशाने पर ले लिया, लेकिन एक बार भी कानून व्यवस्था पर बात नहीं की। अब तेजस्वी यादव ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यह तंज किया कि पीएम मोतिहारी में अपने भाषण में बिहार में अनियंत्रित अपराध का मुद्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन पीएम ने अपने भाषण में जंगल राज का कोई जिक्र नहीं किया। पीएम के भाषण के बाद तेजस्वी ने एक बार फिर से पोस्ट किया और तंज करके पूछा कि पीएम के मुंह से आज मोतिहारी रैली में जंगल राज शब्द तक नहीं निकला। क्या पीएम भी अपराधियों से डर गए हैं? इससे पहले कल भी तेजस्वी ने दौरे से पहले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह जैसे विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र कर सकते हैं। तेजस्वी ने भी यही दावा किया था। सुनिए तेजस्वी ने कहा क्या था, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यहाँ से वोट लेने आते हैं तो लोगों को सुरक्षा भी देना उनका दायित्व है। ये जो चीख चीख करके, नट्टी फाड़ करके प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, आ तो गया है जंगल राज। 20 साल से है जंगल राज। डेली हत्या हो रही है, कौन सुरक्षित रहा है? अब तेजस्वी यादव ने खुलेआम प्रधानमंत्री को जंगल राज पर चैलेंज दे दिया। तेजस्वी का यह बयान पीएम के बिहार दौरे से एक दिन पहले आया, यानी तेजस्वी के बयान की टाइमिंग अहम है, क्योंकि तेजस्वी के खुले चैलेंज के बाद पीएम ने अपने मोतिहारी दौरे में एक बार भी जंगल राज का जिक्र नहीं किया। अब ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह तेजस्वी का ट्रैप है जिसमें फंसने से पीएम मोदी ने इनकार कर दिया। इसे समझने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं।
यह वही तस्वीर है जिसे आधार बनाकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार के शासन को जंगल राज बताया। 5 अपराधी पटना के पारस हॉस्पिटल में फिल्मी स्टाइल में दाखिल होते हैं। एक वार्ड में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से हत्या कर देते हैं। किसी भी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। हो सकता है कि खुद अपराधी चाहते हो कि उनका चेहरा पूरे बिहार और देश के सामने आ जाए, खौफ फैले। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे, फिर हीरो की तरह वारदात को अंजाम देकर चलते बनते हैं। ना अंदर जाते हुए कोई उन्हें रोक पाया, ना बाहर निकलते हुए, और यह भी तब जब कुछ ही पल दूरी पर वहां से एक पुलिस चौकी है, पास में एक पुलिस स्टेशन है। यह घटना उस वक्त हुई जब बिहार पहले से हाई अलर्ट पर है। यह तब होती है। तो इसको लेकर के तेजस्वी ने सवाल किया। बिहार में इन दिनों चुनावी तनाव है, ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इससे पहले बिहार के दौरे पर पीएम जब भी आते थे तो लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताकर सियासी हमले जरूर करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सवाल है क्यों? क्या तेजस्वी जो जंगल राज की बात कह रहे हैं उस पर कोई तथ्य है? इसे समझने के लिए हम आपको बिहार में सिर्फ जुलाई महीने के अपराध के आंकड़े दिखाते हैं। 4 जुलाई पटना में जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। घात लगाकर हत्या को अंजाम दिया था। इसी दिन सिवान में 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। 4 जुलाई को एक और वारदात होती है। 4 जुलाई को इस समस्तीपुर में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर 2 दिन बाद 6 जुलाई को पटना में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 11 को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। अगली घटना 12 जुलाई को जिसमें व्यापारी विक्रम झा की हत्या हो गई। 13 जुलाई को वकील जितेंद्र मेहता का मर्डर हो गया। 17 को गैंगस्टर जो हमने दिखाया अभी तस्वीर, ये चंदन मिश्रा का पारस हॉस्पिटल में घुस करके किस तरीके से गोलियों के घाट उतार दिया गया। जेल के अंदर से हत्याएं, जेल से बाहर हत्याएं और जेल से बाहर आने वालों की हत्याएं कई गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। 18 जुलाई तक यानी 18 दिन में बिहार में 50 से अधिक मर्डर हो गए। यह हकीकत है जो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। लेकिन अब आप वो आंकड़ा देखिए जो आपको हम बताते हैं। सिर्फ शुरुआती 5 महीने में हत्या के 1099 मामले दर्ज किए गए, डकैती के 83, चोरी की 19,368 घटनाएं दर्ज की गई, रेप के 864 केस। तो कुल मिलाकर के ये वहां पर आंकड़ा रहा है। तो ये कुछ बड़ी घटनाओं का तो जिक्र हमने किया, लेकिन लूट, अपहरण, स्नैचिंग तो छोड़ ही दीजिए। कुल मिलाकर बिहार में पिछले कुछ महीनों में क्राइम का डेटा चौंकाने वाला है। तो क्या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है? क्या सच में बिहार में पिछले कुछ महीनों में बड़ी क्राइम की घटनाओं का सियासी कनेक्शन है? जीतन राम मांझी के दावे को समझने के लिए हम आपको पीएम मोदी के 3 बिहार दौरे की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज के मोतिहारी की, दूसरी तस्वीर 29 मई की जब पीएम मोदी ने पटना में 29 मई को रोड शो किया था, और इसके अगले दिन 30 मई को बिक्रमगंज में बड़ी रैली। तीसरी तस्वीर 20 जून की जब पीएम मोदी ने सिवान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो पीएम मोदी के लगातार ताबड़तोड़ बिहार के दौरे चल रहे हैं। वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दावों को समझने के लिए हमने बिहार में पीएम के दौरे और उससे पहले के अपराध की घटनाओं की पड़ताल की, रिलेट किया। हमें जो मिला उससे पीएम के दौरे की टाइमिंग और बिहार की अपराध की घटनाओं पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिहार में क्राइम की। पहली 17 जुलाई यानी कि कल की, जब राजधानी पटना के निजी अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर गैंगस्टर की हत्या कर दी। अब मोतिहारी पीएम ने आना था जस्ट एक दिन उससे पहले यह घटना इस तरीके से हुई, लहराकर बंदूक। 19 जून की तस्वीर, 20 जून को पीएम बिहार के दौरे पर थे। ठीक उससे पहले पौष इलाके पोलो रोड की है जहां अपराधियों ने फायरिंग की। वो जगह तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी का सरकारी आवास के बिल्कुल करीब है। तीसरी 24 मई की, 29 मई को पीएम आते हैं। ठीक उस दौरे से 5 दिन पहले अपराधी पटना के अलग अलग हिस्सों में घटनाओं को अंजाम देते हैं, दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं। उसी वक्त वहां से एडीजी की गाड़ी भी गुजर रही थी। इसी दिन बोरिंग रोड चौराहे पर कुछ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की थी। बीते 20 सालों में 278 दिनों को छोड़ दे तो नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
बल्कि जिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास ही है। 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर वो उनके साथी जंगल राज उपमा का शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। कभी लालू राज को जंगल राज कहा जाता था। हालांकि एक सच यह भी है कि अपराध की दर में नीतीश कुमार के आने के बाद जबरदस्त गिरावट आई। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB क्या कहता है? SCRB कहता है 2001 से 5 के बीच बिहार में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी की सरकार थी तो हत्या की दर 4.21 थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल 2006-10 में गिर गई 3.36 हो गई। फिर 2011-15 में 3.1% फिर 16 और 21 के बीच ये 2.44% पहुंच गई। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर की है। तभी विधानसभा चुनाव में NDA 243 में से 226 सीटें जीती और RJD सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन आज 20 साल बाद लगता है स्थिति बदल गई है। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में आज के लिए इतना